क्विक रिवीजन यहाँ पे लेंगे। चलो भाई ध्यान से सुने। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कार्डियक साइकिल के बारे में, जहां हमने देखा था कि 0.8 सेकंड की ड्यूरेशन होती है कार्डियक साइकिल की, और इस 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल में होता यह है कि हम साइकिल कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो हम दूसरे सेकंड से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ। जब इंपल्स अभी अभी एवी नोड से नीचे उतरी है और दोनों वेंट्रिकलों की दीवारों में स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से दोनों वेंट्रिकलों की दीवारों में सिस्टोल होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एट्रियल सिस्टोल है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, बात आपको पता है। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त दोनों एवी वॉल्व खुले होते हैं और ये वाले खुले होते हैं, और ये दोनों सेमिलुनर वॉल्व बंद होते हैं। जब दोनों वेंट्रिकलों की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस वक्त वेंट्रिकल्स के अंदर भरे हुए ब्लड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और वेंट्रिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड उल्टा जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोनों एवी वॉल्व लब साउंड के साथ बंद हो जाते हैं। यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल अभी स्टार्ट ही हुआ है कि दोनों एवी वॉल्व बंद हो जाते हैं और हमें आवाज आती है लब, विच इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। लेकिन क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो फर्स्ट हार्ट साउंड था। क्योंकि दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर इधर जो लग रहा था वही प्रेशर इधर भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है। तो जिस वक्त दोनों एवी वॉल्व लब साउंड के साथ बंद होते हैं, उसी समय धक्का लगता है और बिना आवाज के दोनों सेमिलुनर वॉल्व्स खुल जाते हैं। और जब दोनों सेमिलुनर वॉल्व्स बिना आवाज के खुल जाते हैं, तो ब्लड बहुत तेजी के साथ अपनी अपनी तरफ की एट्रिया से अपनी अपनी तरफ की वेंट्रिकल से अपनी अपनी तरफ की आर्टरी में पंप होने लगता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा में। इसे कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। थोड़ी देर में ब्लड के बाहर निकलने की स्पीड धीमी हो जाती है, इसे कहा जाता है प्रोटोडायस्टोल। और थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देती है और रिलैक्सेशन की तैयारी करने लगती है। इस वक्त यहाँ और यहाँ प्रेशर इक्वल होता है और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं निकल रहा होता है। तो वेंट्रिकल्स में एक बार फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड कांस्टेंट हो गया एंड वेंट्रिकल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर रिलैक्सेशन। इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं दोनों, वो रिलैक्स होने लगती हैं। जब दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने लगती हैं, डायस्टोल में जाती हैं, तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर और ज्यादा गिर जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये प्रेशर यहाँ से भी कम हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर आउटर से भी कम हो जाता है। तो ब्लड उल्टा अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय दोनों सेमिलुनर वॉल्व डब साउंड के साथ बंद हो जाते हैं। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल अभी शुरू ही हुआ था कि हमें एक और आवाज आती है, और ये आवाज होती है दोनों सेमिलुनर वॉल्व्स के बंद होने की, और इसे हम कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड यानी कि डब। ठीक है, तो दोनों सेमिलुनर वॉल्व जो है वो बंद हो जाते हैं और हमें सुनाई देती है सेकंड हार्ट साउंड डब। लेकिन ब्लड जो उल्टा आने की कोशिश कर रहा है वो तो अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि दोनों सेमिलुनर वॉल्व बंद हो गए। बट वेंट्रिकल क्योंकि डायस्टोल कर रही है, तो इनमें प्रेशर और भी गिर रहा है, और अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर एट्रिया से भी कम हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं इस समय, यहाँ जॉइंट डायस्टोल में। ठीक है, तो उसकी वजह से धक्का लगता है और दोनों एवी वॉल्व बिना आवाज के खुल जाते हैं। यानी जिस वक्त दोनों सेमिलुनर वॉल्व लब साउंड के साथ बंद होते हैं, उसी समय दोनों एवी वॉल्व बिना आवाज के खुल जाते हैं और ब्लड बहुत तेजी के साथ अपनी अपनी तरफ की एट्रिया से अपनी अपनी तरफ की वेंट्रिकल के अंदर फ्लो होने लगता है। इसे कहते हैं रैपिड इनफ्लो। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल में प्रेशर इक्वल हो जाता है, क्योंकि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, इधर भी प्रेशर इक्वल हो जाता है। तो अब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड का आना थम जाता है। स्टेसिस, डायस्टोल में स्टेसिस, इसे कहा जाता है डायस्टेसिस। तो आप देख सकते हैं ये रैपिड इनफ्लो था, इसके बाद आया डायस्टेसिस। फिर भी कुछ ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता रहता है। क्यों आता रहता है? क्योंकि जितना ब्लड उस समय एट्रिया रिसीव कर रही है वेन से, उतना वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देती है। दिस इज नॉन एज डायस्टेसिस। अब समय आ गया है, ये वाला सेकंड आ गया है कि अब एट्रिया करेंगी सिस्टोल, और जब एट्रिया सिस्टोल करती हैं, तो वो बचा कुचा सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में डाल देती हैं और एट्रिया पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब एट्रिया क्या स्टार्ट कर देती हैं? डायस्टोल। लेकिन समय आ गया है कि वेंट्रिकल अब फिर से अपना सिस्टोल स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एवी वॉल्व खुले हुए हैं, दोनों सेमिलुनर वॉल्व बंद हैं, और वेंट्रिकल और अपना सिस्टोल स्टार्ट करेंगी। फिर से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ब्लड उल्टा जाने की कोशिश करेगा, फिर से लब होगा और ये दोनों एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे। इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मैंने बस क्विकली एक रिवीजन कराया। और मैंने हार्ट साउंड्स के बारे में बताया। फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई देती है बताइए? ये फर्स्ट हार्ट साउंड है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, ये देखिए लब। सेकंड हार्ट साउंड कब सुनाई देती है? जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों सुनाई देती है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। सेकंड हार्ट साउंड क्यों सुनाई देती है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व्स। है ना, ये बातें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, लब साउंड थोड़ी सी डल है, लेकिन ज़्यादा देर तक सुनाई देती है। डब शार्प है पर कम देर तक सुनाई देती है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि जैसे लब के बाद डब कितनी देर में आएगा? 0.3 सेकेंड्स। डब के बाद लब कितनी देर में आएगा बताइए? 0.8 सेकेंड्स। ये एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर, 0.5 सेकेंड्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। डब के बाद अगला डब कब आएगा? 0.8 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्डियक साइकिल चलती रहती है। तो आपने देखा कि ये तो हो गई कार्डियक साइकिल के बाद। अब हम बात करेंगे कुछ वॉल्यूम्स की। तो यहाँ से अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, हमारी आज की क्लास अभी स्टार्ट होती है। इससे पहले हम रिकैप कर रहे थे, क्योंकि लास्ट क्लास में शायद हम उतना कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ पा रहे थे। कुछ मेरी तरफ से कमी रही और कुछ इंटरनेट में भी लैग
क्रिएट कर दिया। और कार्डियक साइकिल एक ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं तो बहुत पैशनेट टीचर हूँ, मैं अगर परफेक्शन नहीं डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। खैर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे इसको रिवाइज कर लिया है, तो अब हम यहाँ से इसको आगे लेते हैं। तो देखिए वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल की बात करें तो अब जो भी है भाई, अब हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं कभी भी, मैं हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ, मुझे है ना, मैं कभी पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें मिक्स नहीं करता। बट क्या करें, कभी कभी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, पर हम वापस आ गए और आई एम होपफुल थिंग्स इंप्रूव हो रही हैं। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कंसर्न भी हो गए होंगे, कई लोग इनफैक्ट सारे ही, तो थिंग्स आर इंप्रूविंग एंड थिंग्स विल बी फाइन। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। सो आई वाज टेलिंग यू कि यहाँ पे हमने बात करी थी एट्रिया की। तो एट्रिया जब सिस्टोल करती है तो ऐसे पूरी तरह से खाली हो जाती है ना, मैंने बताया था आपको, सारा ब्लड वो वेंट्रिकल में डाल देती है, पर वेंट्रिकल ऐसे ऐसे सिस्टोल करती है, यानी वेंट्रिकल कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होती। दूसरी बात, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करती है तो वो उसमें से ब्लड बाहर निकलता है, और जब वो डायस्टोल करती है तो वो ब्लड को रिसीव करती है। बताइए मुझे, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही तो खाली हो रही, डायस्टोल कर रही तो भर रही। वेंट्रिकल में भरा हुआ ब्लड, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, वेंट्रिकल्स में भरा हुआ ब्लड अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम पे कब होगा? जब वेंट्रिकल ने अपना डायस्टोल तो पूरा कर लिया होगा, लेकिन अपना सिस्टोल स्टार्ट नहीं किया होगा, क्योंकि वेंट्रिकल डायस्टोल में भरती हैं और सिस्टोल में खाली होती हैं। यानी वेंट्रिकल्स के अंदर भरे हुए ब्लड की वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगी? यहाँ देखिए, ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनके अंदर जो मैक्सिमम ब्लड का वॉल्यूम किस वक्त होगा पता है आपको? जब वेंट्रिकल ने अपना डायस्टोल तो खत्म कर लिया है, बट सिस्टोल स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि सिस्टोल में वो खाली होने लगेंगी। तो क्योंकि ये वॉल्यूम डायस्टोल के एंड में होती है, तो इसे कहा जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब वेंट्रिकल ने अपना डायस्टोल तो खत्म कर लिया है पर सिस्टोल स्टार्ट नहीं किया है। और ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पता है कितनी होती है? 120 ml ईच वेंट्रिकल में, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, ये वॉल्यूम होती है 120 ml। ठीक है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 120 ml। और ये वॉल्यूम कब होती है पता है? ये देखिए, डायस्टोल अभी खत्म किया ना वेंट्रिकल ने, तो वेंट्रिकल में भरे हुए ब्लड का वॉल्यूम अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर कब होता है? जब वेंट्रिकल ने अभी अपना डायस्टोल खत्म किया है बट सिस्टोल स्टार्ट नहीं किया। यानी पता है कब? जस्ट बिफोर हियरिंग फर्स्ट हार्ट साउंड। तो वेंट्रिकल में भरा हुआ ब्लड अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम पे कब होता है? जस्ट बिफोर S1। S1 मतलब साउंड 1, या जस्ट बिफोर लब। S1 आपको तकलीफ होगी याद रखने में, लब बता देता हूँ, जस्ट बिफोर हियरिंग लब या फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, अब वेंट्रिकल क्या करेगी? सिस्टोल। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल होती है तो वो खाली होती है। बताइए, क्या वेंट्रिकल अपने अंदर भरे हुआ सारा का सारा ब्लड बाहर पुश कर देती है? क्या वेंट्रिकल्स अपने अंदर भरा हुआ सारा ब्लड बाहर पुश कर देती है? नहीं। तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स बाहर पुश करती हैं उसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वेंट्रिकल्स जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर पुश करती हैं उसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। कितने का स्ट्रोक लगाया? चौका लगाया, छक्का लगाया, कितने का स्ट्रोक लगाया वेंट्रिकल ने? कितने का स्ट्रोक लगाया? तो नॉर्मली वेंट्रिकल्स ना 70 ml का स्ट्रोक लगाती हैं। 70 ml इधर निकलेगा और 70 ml इधर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर रही होती हैं तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम को बाहर पुश कर देती हैं। अगली बात, वेंट्रिकल्स में भरा हुआ ब्लड अपनी मिनिमम वॉल्यूम पे कब होगा? फिर से सुनिए, वेंट्रिकल्स सिस्टोल में खाली होती हैं, डायस्टोल में भरती हैं, तो वेंट्रिकल्स में भरा हुआ ब्लड अपनी मिनिमम वॉल्यूम पे कब होगा? जब वेंट्रिकल ने अपना सिस्टोल तो खत्म कर लिया है, लेकिन डायस्टोल स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि डायस्टोल में वो फिर से भरने लगेंगी, यानी सिस्टोल के एंड में। यानी कहाँ? ये देखो, ये सिस्टोल चल रहा था ना, ये यहाँ खत्म हुआ है, यानी ये पॉइंट पे, यानी जस्ट बिफोर हियरिंग सेकंड हार्ट साउंड। तो वेंट्रिकल में भरा हुआ ब्लड अपनी मिनिमम वॉल्यूम पे कब होता है? जस्ट बिफोर सेकंड हार्ट साउंड। समझ में आई? तो मतलब जब वेंट्रिकल ने अपना सिस्टोल तो खत्म कर लिया है लेकिन डायस्टोल शुरू नहीं किया है, यानी कब? अपने सिस्टोल के एंड में। तो इसे कहा जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और बताओ ये कितना होगा? देखिए ना, 120 में से 70 पंप कर दिया है तो कितना बच जाएगा? 50 बचेगा। 50 इधर बचेगा और 50 से इधर बचेगा, 50-50, है ना? तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 50 ml। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में भरा हुआ ब्लड अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम पे कब होता है? जस्ट बिफोर हियरिंग फर्स्ट हार्ट साउंड। और फिर उसमें से स्ट्रोक वॉल्यूम पंप हो जाता है, ईडीवी में से स्ट्रोक वॉल्यूम पंप हो जाता है, क्या बच जाता है? ईएसवी। 120 भरा था, 70 पंप हो गया, कितना बचा? 50। क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया? अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो पोल में ट्रू बोलें, और ये अभी भी नहीं समझ में आया है तो फॉल्स। ईडीवी माइनस एसवी इज ईएसवी। ठीक है, 5% लोग क्या लेट आए हैं, नींद में हैं, इसमें क्या समझाऊं? चलो भाई, तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स में भरा हुआ ब्लड अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम पे कब था? डायस्टोल के एंड में। फिर उसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml थी। फिर वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप किया, कितना पंप किया? 70 ml। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स के पास सिस्टोल के एंड में कितना बच गया? 50। अच्छा, दूसरी बात, वेंट्रिकल जब डायस्टोल कर रही होती है तो वो ब्लड रिसीव कर रही होती है ना एट्रिया से। तो देयर आर 3 स्टेजेस ड्यूरिंग विच वेंट्रिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम द एट्रिया। देखिए कौन कौन सी, याद कीजिए। कार्डियक साइकिल में पहले रैपिड इनफ्लो, फिर डायस्टेसिस, और बचा खुचा कब रिसीव करती है? ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में जब टोटल ब्लड जाता है उसका 70% तो रैपिड इनफ्लो में ही चला जाता है,
ठीक है। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में जब टोटल ब्लड जाता है उसका 70% तो जब रैपिड इनफ्लो होती है ना तभी चला जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल में। फिर डायस्टेसिस के दौरान 5% ब्लड और एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। फिर जब एट्रिया सिस्टोल करती है तो बचा खुचा कितना 25% वेंट्रिकल्स में डाल देती है और एट्रिया पूरी तरह से खाली हो जाती है। ठीक है। तो यानी जो टोटल ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, देखिए उसका 70% तो यहीं चला जाता है, 5% यहाँ जाता है और बचा हुआ 25% यहाँ। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एट्रिया से वेंट्रिकल में जो टोटल ब्लड का ट्रांसफर होता है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 70% रैपिड इनफ्लो में, 5% डायस्टेसिस में और बचा हुआ 25% एट्रियल सिस्टोल के दौरान। यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल में जो टोटल ब्लड जाता है उसका 70% तो एट्रिया वेंट्रिकल्स को रैपिड इनफ्लो और 75% तो एट्रिया वेंट्रिकल को रैपिड इनफ्लो और डायस्टेसिस में ही दे चुकी होती है। यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में जो टोटल ब्लड ट्रांसफर होता है उसका 75% तो एट्रिया सिस्टोल करने से पहले ही वेंट्रिकल्स को दे चुकी होती हैं। और फिर जब एट्रिया सिस्टोल करती हैं तो बचा खुचा कितना 25% वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर कर देती हैं। यानी एट्रियल सिस्टोल के शुरू होने से पहले ही एट्रिया वेंट्रिकल को 75% ब्लड दे चुकी होती है। यानी एट्रियल सिस्टोल कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, क्योंकि उसके दौरान तो बस बचा हुआ 25% ब्लड ही एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है, 75% तो पहले ही आ चुका होता है। तो एट्रियल सिस्टोल में तो सिर्फ 25% ही आता है ना, तो एट्रियल सिस्टोल कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। अगर हमारी दोनों एट्रिया मर जाए, दोनों में इंफार्क्शन हो जाए, दोनों डेड हो जाए और सिस्टोल ना करें, तो भी एट्रिया से वेंट्रिकल में जितना ब्लड ट्रांसफर होना है उसका 75% तो हो ही जाएगा। यानी एट्रियल सिस्टोल कोई बहुत इंपॉर्टेंट घटना नहीं है। एट्रिया अगर सिस्टोल ना भी करें तो एट्रिया से वेंट्रिकल में जितना ब्लड ट्रांसफर होना होता है उसका 75% तो हो ही जाता है। तो एट्रियल सिस्टोल कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि अगर वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं करेंगी तो कुछ भी हार्ट से बाहर पंप नहीं होगा और ब्रेन में भी कोई ब्लड नहीं जाएगा, और अगर ब्रेन में भी ब्लड नहीं जाएगा तो आदमी मर जाएगा। समझ में आई बात? तो एट्रिया में इंफार्क्शन होते नहीं है, और होते हैं तो वो जानलेवा नहीं होते। इंफार्क्शन बताया था ना मैंने आपको, एट्रियल सिस्टोल को बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रिया में इंफार्क्शन एक तो होते नहीं है, और होते हैं तो वो फैटल नहीं होते। लेकिन वेंट्रिकल में इंफार्क्शन ज्यादा होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, क्योंकि उसका मसल मास ज्यादा है ना। और इसलिए वेंट्रिकल में इंफार्क्शन होते हैं, और होते हैं तो वो जानलेवा भी होते हैं, क्योंकि अगर वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं करेगी तो कुछ भी बाहर पंप नहीं होगा। ये बात समझ में आई? चलिए, एनसीईआरटी में 70-30 लिखा हुआ है, उनकी थोड़ी रिसर्च अलग है, तो आप 70-30 मान लेना। वो कहते हैं ये दोनों मिला के 70 होता है, 30 होता है, तो 5% का कभी इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में 70-30 हो तो वो भी सही मान लेना। अब वो बेचारे कभी मेडिकल कॉलेज तो गए नहीं है, एनसीईआरटी लिखने वाले डॉक्टर तो बन नहीं पाए, वो बायो ली थी उन्होंने, तो वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ों को इधर उधर चेंज कर देते हैं, किताब लिख रहे हैं, तो अब जो है वो है ना। तो मैंने आपको वो बता दिया है जो भगवान की दया से अगले साल आप जहाँ पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आप यही पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहुँचना पड़ेगा आपको उसके लिए, ठीक है। तो हम वापस आते हैं और वापस अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो जैसा मैं कह रहा था कि ये तो हो गया एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल वगैरह के बारे में, और मैंने आपको स्ट्रोक वॉल्यूम भी बताया कि क्या होता है, कि भाई कितना ब्लड यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब हम इस चीज़ को और आगे लेते हैं कि भाई ये तो हमने वॉल्यूम्स के बारे में बता दी कि कितना कितना कैसे कैसे जाता है। नो, ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलेटेड टू कार्डियक साइकिल, ये मैंने आपको कुछ बातें पढ़ाई हैं। अब अगली बात, वापस से आते हैं और इसी कार्डियक साइकिल को एक बार फिर मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कार्डियक साइकिल की, तो हमने ये कहा कि लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा में या राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में, फिर से सुनिए, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा में या राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में एक मिनट में एक बार में जब ब्लड पंप करती है वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होता है बताइए? 70 ml। अब आप मुझे बताइए, राइट एट्रियम सुपीरियर वीना कावा से प्लस इंफीरियर वीना कावा से प्लस कोरोनरी साइनस से, तीनों से मिलकर, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और कोरोनरी साइनस, तीनों से मिलकर टोटल कितना ब्लड एक कार्डियक साइकिल के दौरान, इन वन कार्डियक साइकिल, राइट एट्रियम को देती हैं? एनी गेस? एक कार्डियक साइकिल में टोटल कितना ब्लड राइट एट्रियम को देती होंगी? पता है आंसर क्या है? आंसर है 70 ml। मैं अभी समझाता हूँ क्यों, कई बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। अच्छा, 120 मुझे बताइए, चलो आप तो मुझे बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में एक बार में कितना ब्लड पंप हुआ? 70 ml। तो 120 में से 70 रह गया, तो यहाँ कितना बचा बताइए? 50 बच गया, है ना। तो मुझे बताइए, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में एक कार्डियक साइकिल के दौरान टोटल कितना ब्लड ट्रांसफर करती होगी? कब कब? रैपिड इनफ्लो में, प्लस डायस्टेसिस में, प्लस एट्रियल सिस्टोल में, तीनों मिलाकर टोटल जो ब्लड ट्रांसफर होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो कितना होता होगा? अरे भाई 70 ही होता होगा ना। क्यों? क्योंकि 120 में से 70 गया तो कितना बचा? 50। तो 50 में कितना जोड़ेंगे कि वापस 120 हो जाए? नहीं आई बात समझ में? 120 में से 70 पंप हो गया, 50 बच गया, तो 50 में कितना जुड़ेगा कि वापस 120 हो जाए?
70। तो यानी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो टोटल ब्लड ट्रांसफर करती है, टोटल ब्लड ट्रांसफर, रैपिड इनफ्लो प्लस डायस्टेसिस प्लस एट्रियल सिस्टोल, ये टोटल ब्लड कितना ट्रांसफर होता है? 70 ml। ये बात समझ में आई? अच्छा बताओ, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वेना कावा तीनों मिलके राइट एट्रियम को कितना ब्लड देते हैं? 70 ml ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, क्योंकि सारा का सारा ट्रांसफर कर देती है ना एट्रिया वेंट्रिकल में, कुछ भी नहीं बचाती। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एट्रिया की तो जीरो है, तो 70 ml सारा का सारा इधर ट्रांसफर कर देगी। तो इसमें कितना था? 120 था, 120 में से 50 निकल गया था, तो कितना बचा था? 70 निकल गया था, 50 बचा था, 50 में फिर 70 जुड़ गया था, 120 हो गया। क्या ये बहुत कठिन है समझना? नहीं है ना? चलिए, तो ये तो हमने देखा एक कार्डियक साइकिल के दौरान। अच्छा बताओ, पल्मोनरी वेन्स जो टोटल ब्लड एक कार्डियक साइकिल में राइट एट्रियम में देती है वो कितना होता है? फिर 70। मतलब एक कार्डियक साइकिल में यहाँ से यहाँ कितना जाता है? 70, यहाँ से यहाँ 70, वेन से राइट एट्रियम में कितना आता है? 70, यहाँ से यहाँ 70, यहाँ से लंग्स में 70 और लंग्स से यहाँ 70, 70 70 70 70 डिस्प्लेस होता रहता है हर चैम्बर से दूसरे चैम्बर में। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई इसके बारे में बात। अब बात करते हैं कि एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा में कितना पंप करती है। भाई आउटा मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन है ना, क्योंकि आउटा से सब बॉडी पार्ट्स के लिए जाता है, लंग्स के अलावा ब्लड है ना। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आउटा या राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आउटा या राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी इन 1 मिनट। और लिखा है एंड नहीं और, वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। सो अमाउंट ऑफ इज द कार्डियक आउटपुट। चलो तो लेफ्ट वेंट्रिकल का निकाल लेते हैं अपन कार्डियक आउटपुट, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा में 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करती है, तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा बताओ? एक बार में जितना ब्लड पंप करती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितनी बार पंप करती है उससे। तो एक बार में कितना पंप करती है? स्ट्रोक वॉल्यूम। कितनी बार पंप करती है? वो है हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट कितना आएगा बताओ? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, कितना हुआ? 70 ml इंटू 72 पर मिनट, तो ये आया 5000, लगभग 5000 ml पर मिनट, यानी कि 5 लीटर पर मिनट। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है 5 लीटर पर मिनट। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आउटा या राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। और अच्छा 5 लीटर ब्लड हमारे अंदर होता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में हमारे शरीर का सारा ब्लड घूम जाता है। नहीं आई बात समझ में? ये देखिए, सपोज ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारा हार्ट है और ये हमारी बॉडी के बाकी सिस्टमिक ऑर्गन्स हैं, और ये रहा आपको पता है ब्लड के फ्लो का, सर्कुलेशन का डायग्राम। तो 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में जो पंप होता है वो क्या कहलाता है बताइए? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कितना होता है ये? 5 लीटर्स पर मिनट। यानी 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में कितना जाता है बताओ? 5 लीटर पर मिनट। तो मुझे बताओ 1 मिनट में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस तीनों मिलकर राइट एट्रियम को कितना ब्लड देते हैं 1 मिनट में? सेम 5 लीटर्स। ये कहलाता है वीनस रिटर्न। तो ये कहलाता है वीनस रिटर्न। अच्छा, 1 मिनट में राइट वेंट्रिकल लंग्स में कितना ब्लड पंप करती है बोलो? 1 मिनट में राइट वेंट्रिकल लंग्स में कितना ब्लड पंप करती है? सेम 5 लीटर्स। ये कहलाता है हमारा पल्मोनरी ब्लड फ्लो। यानी दोस्तों नॉर्मली कार्डियक आउटपुट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वीनस रिटर्न, विल ऑलवेज बी इक्वल टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ये सब हमेशा सेम होंगे। अरे बोलो होंगे कि नहीं होंगे? ये सब सेम होंगे हमेशा, है ना। चलिए, तो ये सब बराबर होते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों कार्डियक आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू वीनस रिटर्न। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाओगे तो भी आप एम्स न्यू दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन जिसने भी इसका जवाब पहली बार सुन के अपने आप दिया है वो सारे ना टॉप 10 में रैंक लाए हैं AIPMT में या नीट में। मेरे 20 साल के 25 साल के करियर में सारों ने एम्स से MBBS करी न्यू दिल्ली से। मैं आपसे कह रहा था नहीं दे पाओ तो भी पहुंच जाओगे, लेकिन सुन लो, कार्डियक आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू वीनस रिटर्न। कैन यू टेल मी अ सिचुएशन व्हेन कार्डियक आउटपुट इज नॉट इक्वल टू वीनस रिटर्न? या मैं कहूँ कार्डियक आउटपुट से वीनस रिटर्न जो है वो कम है? ये सब पिछले साल वाले बच्चे बोल रहे हैं। आंसर है हेमरेज। नहीं यही बात समझ में? अरे भैया सर फूट गया, खून निकल रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है खून, मतलब पंप तो हो रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा। क्यों? निकल गया बाहर, लीक हो गया। पिछले साल वाले से मेरा मतलब है ये बच्चे जो 11वीं में मेरे से पढ़ चुके हैं और रिवीजन के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अपने आप और अगर किसी ने अपने आप इसका जवाब दिया है तो भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सच बता रहा हूँ।
इतने इंटेलिजेंट बच्चे अगर डॉक्टर बनेंगे तो टॉप के डॉक्टर बनेंगे पूरे देश के। चलो, तो जैसा मैं बता रहा था, अरे बेसिक तो था लेकिन दिमाग नहीं चलता है। और आप नहीं मानो ना, तो इंडिया के अंदर चैलेंज देता हूँ आपको, स्पॉन्टेनियसली जब कोई भी टीचर नीट यूजी के लिए इस देश में चाहे ऑनलाइन पढ़ाता हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाता हो, अगर आपको इस लेवल तक पढ़ाए और उससे वो आपको बताए कार्डियक आउटपुट इक्वल टू वीनस रिटर्न, तो उससे पूछना सर कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जब इट इज नॉट इक्वल टू वीनस रिटर्न। मैं चैलेंज देता हूँ, उसका दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, नहीं बता सकता। स्टूडेंट की बात करते हो, टीचर नहीं बता सकते। सो आपने अगर बता दिया तो बहुत बड़ी बात है। वो एक ही बात बोलेंगे, पता है क्या, ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। मतलब उनसे पूछो, किसी किसी के बात हो जाए, तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम सबको पता, आपका नाम क्या है, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, हर चीज़ के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ थोड़ी सोचा जाता है। कुछ चीज़ें तो बेसिक होती हैं, जिन दुनिया में आए हो तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए एनसीईआरटी, इमोशंस अभी हर चीज़ में थोड़ी चलते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये देखो, है ना, तो ये हमने यहाँ पे बात करी कार्डियक आउटपुट, वेनस रिटर्न, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इस सब के बारे में। ठीक, अब हम लेट्स स्टे एग्जाम ओरिएंटेड, द एग्जाम विच यू कुड नॉट क्लियर योरसेल्फ, सो डोंट टेल मी हाउ टू स्टे एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो हो गया कितना ब्लड कहाँ से कैसे पास होता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या कार्डियक आउटपुट हमेशा कांस्टेंट होता है? क्या ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है भाई। कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, सोचिए ना आप, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज हो ही सकता है। दूसरी बात सुनिए, मैंने आपको कहा 120 में से वेंट्रिकल्स कितना पंप कर देती हैं, 70, कितना बचा लेती हैं, 50। ये बताया ना मैंने आपको, 120 में से 70 पंप करते हैं, 50 बचा लेती हैं। अब एक टर्म समझिए, इजेक्शन फ्रैक्शन, ये वेंट्रिकल्स का निकाला जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि वेंट्रिकल में कितना ब्लड भरा था और उसमें से कितना उसने पंप कर दिया। बताइए, वेंट्रिकल में कितना भरा था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, कितना पंप कर दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 7/12 या 60%। अब सवाल ये पैदा होता है कि 120 में से अगर 70 ही पंप करना था और 50 बचा लेना था, तो फिर 50 70 ही भरते ना और सारा पंप कर देते। 50 बचा क्यों लिया? क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ये नॉर्मल सिचुएशन में था, रेस्टिंग स्टेट में। अगर यही आदमी दौड़ने भागने लगे और एक्सरसाइज करने लगे तो उस वक्त शरीर की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, तो हार्ट को, ब्लड को जोर जोर से पंप करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो उस वक्त ना हो सकता है 120 में से, और ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत है ब्लड की, 120 में से 70 की जगह 100 पंप हो जाए और 20 ही बचे, नहीं हो सकता क्या? तो क्या होता है कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, ये एक्सरसाइज के समय इंक्रीज हो जाता है। तो ये 50 क्यों बचा लेते हैं वेंट्रिकल्स, पता है? क्योंकि ये रिजर्व है। रिजर्व किस चीज का रिजर्व? इमरजेंसी सिचुएशन का। अगर इमरजेंसी सिचुएशन होगी या फिर एक्सरसाइज हम कर रहे होंगे जिस वक्त, तो उस वक्त होगा 120 में से ज्यादा पंप हो जाएगा, 100 पंप हो जाएगा और 50 ही बचेगा। तो इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू 1 के ज्यादा क्लोज कब होती है, ड्यूरिंग रेस्ट या ड्यूरिंग एक्सरसाइज? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो हो सकता है 100 पंप हो जाए 120 में से, है ना। पूरा 120 तो कभी पंप नहीं होता, लेकिन 120 में से 120 पंप हो जाएगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन फॉर दैट मैटर। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 1/7/12 होता है नॉर्मली, यानी 60%, जो एक्सरसाइज के समय 80-90% भी हो सकता है, 100 तक भी जा सकता है जाने में। तो चलिए, सो दिस इज अबाउट द इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, राइट नाउ। और क्यों बचा लेता है वो भी मैंने आपको बताया। और कार्डियक आउटपुट कभी कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है बताइए, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हो सकता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो 70 थी वो 70 की जगह 100 हो जाए, हो ही सकती है, 120 तक हो सकती है। और हार्ट रेट भी पता चला 72 की जगह 100 हो गई, तो कार्डियक आउटपुट तो 10 लीटर पर मिनट हो गया, नहीं हो गया? बताओ, डबल हो गया। और हार्ट रेट अगर 150 हो गई तो ट्रिपल हो गया। तो कार्डियक आउटपुट तो 3-4 गुना भी बढ़ सकता है ना बढ़ने में। भाई अब लैग नो लैग का गेम मत खेलो। एक बच्चा बोलता है लैग, उसके बाद 10 बच्चे बोलते हैं नो लैग, और हम यहाँ लैग नो लैग खेलने लगते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा भैया। जिसको लैग हो रहा है ना, वो जाकर ना, एक तो मोबाइल से पढ़ना बंद कर ले, और दूसरा वाईफाई कनेक्शन ले, थोड़ा खर्चा करो यार। इतने आप हमारे देश में इतना सस्ता हो गया है नेट की, उन्होंने स्पीड भी इसकी घटिया कर दी है। तो थोड़ी स्पीड अच्छी लो, पढ़ाई करियर का सवाल है। बच्चों, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैं तुम्हें हमेशा फ्री में इतनी अच्छी नॉलेज देता हूँ, मुफ्त में पढ़ाता हूँ। आज आज मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है बच्चों। आज मैं तुमसे पहली बार मांग रहा हूँ। ये मेरे बीवी बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा खर्चा करो और एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन ले लो, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, अकाउंट नंबर नहीं दे रहा हूँ मैं अपना यहाँ, लेकिन प्लीज़ एक थोड़ा सा खर्चा करो। 10 रुपये वाले हेडफोन की जगह कम से कम 200 रुपये वाला हेडफोन खरीदो, 500 रुपये वाला, और वाईफाई कनेक्शन लो या नेट की स्पीड में आओ। आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुमसे मांग रहा हूँ। चलो भैया, तो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, पढ़ दो। हाँ तो ऐसा है, पढ़ाई करें।
तो कार्डियक आउटपुट, द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन। अब सुनिए, एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन। अब फिजिकल कंडीशन क्या होती है, जैसे एक ना रेस्टिंग स्टेट में एक नॉर्मल दिखने वाले आदमी का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होगा, ठीक है, मेरे अंदर 5 लीटर ब्लड है। अब कोई सूमो रेसलर है, बहुत लंबा चौड़ा आदमी, तो उसके अंदर 6 लीटर ब्लड भी हो सकता है ना, 6.5 लीटर ब्लड भी हो सकता है, तो उसका कार्डियक आउटपुट इतना ही होगा, 6-6.5 लीटर पर मिनट। क्यों? बॉडी साइज ही बड़ा है, तो हम नॉर्मल बॉडी साइज के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, कि आप रेस्ट कर रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं। चलिए, तो ये तो थी बात यहाँ पे कार्डियक आउटपुट के बारे में। हार्ट साउंड्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम कितने परसेंट ब्लड कहाँ कहाँ होता है, कितना परसेंट कहीं भी होता है, पर 1 मिनट में सारा घूम जाता है। 1 मिनट में जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप होता है वो कितना होता है बताइए, रेस्टिंग स्टेट में 5 लीटर पर मिनट। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में कितना पंप होता है, वो भी 5 लीटर पर मिनट, क्योंकि वही 5 लीटर जो यहाँ से यहाँ जा रहा है वही तो यहाँ से यहाँ पंप हो रहा है 70-70 करके, 72 बार चलेगा, 70-70 जो 70-70 करके यहाँ जा रहा है वही तो 70-70 करके यहाँ जा रहा है। यहाँ वाला 70 यहाँ पहुंचा, यहाँ वाला 70 यहाँ आ गया, यहाँ वाला 70 आगे चला गया, यहाँ वाला फिर यहाँ चला गया, है ना। तो 70-70-70 करके 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है, सेम 5 लीटर ब्लड इज पंप्ड ट्वाइस। तो देखा जाए ना तो हार्ट 10 लीटर ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, 5 लीटर इधर, 5 लीटर इधर, 5 लीटर पल्मोनरी सर्कुलेशन में, 5 लीटर सिस्टमिक सर्कुलेशन में। लेकिन एक्चुअली वही 5 लीटर 2 बार पंप होता है, एक बार सिस्टमिक सर्कुलेशन में, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और एक बार सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसी को कहा जाता है डबल सर्किट, यानी कि डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना एट रेस्ट दिया हुआ है वेरियस ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो, और ये ब्रेन में कितना, हार्ट में कितना, मसल्स में कितना, स्किन में कितना, अरे लंग्स तो दिए ही नहीं है इसमें। लंग्स से कितना, इस डेटा को देख के बताइए कि लंग्स से कितना परसेंट ब्लड पंप होता है हर मिनट, कितना ml ब्लड पंप होता है। अरे सारा, सारा का सारा, नहीं आई बात समझ में, है ना, क्योंकि ये तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, सेम ऐसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन भी है। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने ना एक ऐसे आदमी का कार्डियक आउटपुट लिया है, देखिए जो थोड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है मुझे, क्योंकि 5800 लिया है इन्होंने यहाँ, समझे नहीं समझे, तो किसी हट्टे कट्टे आदमी का लिया है 5800। तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम परसेंटेज में ले लेते हैं, परसेंटेज में ले लेते हैं, कितना कितना परसेंट ब्लड कहाँ कहाँ से कब कब गुजरता है, ठीक है। तो देखिए, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो टोटल कार्डियक आउटपुट होता है उसका 14% ब्रेन से गुजरता है, हार्ट के अंदर करीब 7% होता है, मसल्स जो है उसमें करीब 20% होता है, स्किन में करीब 8%, किडनी में करीब 20 से 25%, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में भी 20 से 25%, और अदर्स में 10%। तो आप तो परसेंटेज देखो, आप कितना कितना परसेंट कार्डियक आउटपुट का कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। क्या ये वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितने परसेंट इसमें जाएगा इसमें जाएगा, क्या ये चेंज हो सकती है, ये क्या ये परसेंटेज चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप कहेंगे कैसे, मैं समझाता हूँ। कभी आपने ऐसा देखा है, खाना खाने के तुरंत बाद ना थोड़ी नींद सी आती है, थकान होती है, अभी अभी खाना खाया है, तो अभी तुरंत ना पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा कि यार अभी भी खाना खाया है, क्या करें, तो बातें कर रहे हैं ऐसे बैठे हुए, है ना। या फिर ऐसा भी कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ना एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो क्या होता है, खाना खाने के तुरंत बाद नींद से क्यों आती है, थकान से क्यों लगती है, पता क्यों लगती है? क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन होगा, तो एलिमेंट्री कैनाल में ना ब्लड फ्लो इंक्रीज करना पड़ेगा। अब एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं डिक्रीज करना पड़ेगा ना। एलिमेंट्री कैनाल में नॉर्मली 20% 25% जाता है, अभी हम इसको 35 करना चाहते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं ना हमारी बॉडी के, वो है मसल्स और किडनी, मसल्स और स्किन, सॉरी, ये हमारी बॉडी के सबसे कम इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इनमें ब्लड फ्लो डिक्रीज कर दिया जाता है। अब जब मसल्स में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा बताओ आप, मसल्स में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो मसल्स में थोड़ी थकान सी रहेगी, फैटीग सी आएगी, तो इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा आलस सा आता है, थकान सी आती है। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तेजी के साथ, तो आपकी मसल्स का जो ब्लड फ्लो है ना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है। तो अगर आपकी स्केलेटल मसल्स का ब्लड फ्लो इंक्रीज करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो डिक्रीज करना पड़ेगा ना, तो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं इंक्रीज हो पाएगा वो। एलिमेंट्री कैनाल में हम ब्लड फ्लो इंक्रीज करते थे, लेकिन अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करी तो एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड फ्लो नहीं इंक्रीज हो पाएगा, क्योंकि मसल्स का ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ रहा है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, समझे बात को। इसलिए कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद ना एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और इसमें छुपा हुआ मैसेज समझ में आया आपको? अगर आपका वजन बढ़ रहा है, सर मैं तो बहुत खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, सर मोटी हो रही हूँ, या सर मोटा हो रहा हूँ, भूख लगेगी तो खाऊंगा तो सर मैं, लेकिन खाता हूँ तो वजन बढ़ रहा है, तो खाओ, लेकिन खाने के बाद खूब एक्सरसाइज करो ताकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाए, तो मोटे नहीं होंगे। और अगर कोई ऐसा, सर मैं तो जो है ना बहुत खाता हूँ सर लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, सर मोटा ही नहीं हो रहा, मैं तो बहुत खाता हूँ लेकिन वेट ही नहीं बढ़ रहा, तो एक काम करो, खूब खाओ, जितना भूख है उससे ज़्यादा खाओ, और खाने के तुरंत बाद सो जाओ, एकदम पड़े रहो वैसे, हाथ पैर हिलाओ मत, ताकि एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड फ्लो बढ़े, ताकि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके, है ना।
अब इसी तरह से आप अभी लंच में मेरी क्लास 2 बजे आप मेरी क्लास करते हो, 2:15 बजे तक खाना खाने के तुरंत बाद, तो क्या करें? क्या करें? अब नींद भी आ रही है, हल्की सी थकान भी हो रही है। आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप दुबले-पतले हैं, अगर आप बहुत दुबले-पतले हैं, तो बहुत ध्यान से खाना खा के मेरी क्लास देखिए। कम से कम हिलिए और आराम से बैठ के क्लास देखिए। अगर आप मोटे हैं, तो आप मेरी क्लास देखते-देखते थोड़ा डांस-वांस करते रहिए, कूदते रहिए, इधर-उधर हाथ पैर हिलाते रहिए। वो इसलिए ताकि कहीं ज़्यादा डाइजेशन एब्ज़ॉर्प्शन ना हो जाए। कूद-कूद के क्लास देखो, नाच-नाच के देखो, जैसा मन हो वैसे देखो। तो यही ये वैरायटी आपको सिर्फ मेरी क्लास में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को डांस करते हुए देख रहे हैं, कुछ सोते हुए देख रहे हैं, कुछ नोट्स भी नहीं बना रहे हैं कि सर इतना पतला हूँ, फिंगर की मसल्स भी क्यों हिलाऊँ? ये ब्लड भी वहीं जाने दो एलिमेंट्री कैनाल में। चलो भाई, तो जैसा मैं यहाँ पे बता रहा था, ये आपके अपने शरीर के बिल्डअप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी क्लास कैसे देखेंगे। तो ये तो हो गई यहाँ पे बात इसकी। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप दौड़ रहे हो, चाहे आप भाग रहे हो, चाहे आपके पीछे शेर पड़ गया हो, चाहे आपको किसी ने चाकू मार दिया हो, चाहे आप कॉमेडी सीरियल देख रहे हो, चाहे आप कोई आईआईटी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, एक ऑर्गन ऐसा है जिसका ब्लड फ्लो कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं। चाहे आपके पीछे शेर पड़ गया हो, चाहे आपको चाकू मार दिया हो, चाहे आप मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, वो है ब्रेन। 14% मतलब 14%, ना कभी बढ़ेगा और ना ही कभी घटेगा। अगर ये घट गया तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, आप बेहोश होने लगेंगे। और अगर ये बढ़ गया तो हेडेक होने लगेगा, माइग्रेन, आधे सर का दर्द, सुना है कभी? इसका ब्लड फ्लो हमेशा कांस्टेंट रहता है 14। मतलब ऐसा नहीं होता कि जब आप फिजिक्स करते हो तो आपका ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कई बेवकूफ सोच रहे हैं यार न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसा करता हूँ उल्टा लटक जाता हूँ, शीर्षासन करते हुए पढ़ाई करता हूँ तो ग्रेविटी की वजह से ब्रेन में ज्यादा ब्लड आएगा ना, तो फिर ये न्यूमेरिकल मेरे से अच्छा सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिस चक्कर में उल्टे लटक के मेरी क्लास देख रहे हैं, ऊपर छत से लटके हुए, पंखे में पैर बांध लिए और देख रहे हैं कि ज्यादा समझ में आएगा, ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो मत करो ऐसा, क्योंकि ब्रेन का ब्लड फ्लो ऐसे इंक्रीज नहीं होने वाला। वरना सारे आपको पता है अगर ऐसा होता ना तो AIR1 जेईई और नीट सब में चमगादड़ की आती हमेशा, हर साल चमगादड़ ही AIR1 ला रहा है, हर कोचिंग वाले चमगादड़ के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, अरे हमारी कोचिंग में पढ़ा था चमगादड़, हमारी कोचिंग में पढ़ा था। ऐसा थोड़ी होता है, सब उसको प्राइज दे रहे हैं और चमगादड़ 10 जगह खुद को बेच रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। तो ब्लड फ्लो नहीं चेंज होता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। ब्रेन का ब्लड फ्लो जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। अच्छा, ब्रेन ही तो हमारा मेन किंग है, पूरे प्रजा का राजा यही है, पता है आपको? ब्रेन का ब्लड फ्लो कभी चेंज नहीं होता। अगर आपके शरीर से खून बह रहा है, ध्यान से समझिए, अगर आपको चोट लग गई है, आपके शरीर से खून बहता चला जा रहा है, आपका बीपी फॉल हो रहा है, कहीं पल्स ना मिले तो भी यहाँ पल्स जरूर मिलेगी, यहाँ कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में ब्लड लेके जा रही है उसमें। और अगर यहाँ भी पल्स नहीं मिल रही ना, तो इसका मतलब अब तो ब्लड ही खत्म हो गया इसमें। जैसे ना किसी देश में अगर अकाल पड़ता है, ब्रेन तो राजा, ब्रेन ऐसी व्यवस्था करता है कि उसके अंदर एंड तक ब्लड जाता रहे। सबसे पहले लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो चेंज होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे ना अगर किसी देश में अकाल पड़ गया और वहां पे खाना खत्म हो गया, तो सबसे पहले किसके घर का खाना खत्म होता है बताओ? लीस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के घर का, यानी भिखारियों के घर का, गरीबों के घर का। उसके बाद किसके घर का खाना खत्म होता है? टैक्स पे करने वाले अमीरों के घर का। उसके बाद किसके घर का खाना खत्म होता है? मंत्रियों के घर का। आखिरी घर जिसमें खाना खत्म होता है वो होता है राजा का घर। और अगर राजा ऐसी व्यवस्था करता है और अगर किंग यानी राजा के घर में भी खाना नहीं है, तो इसका मतलब अब तो इस देश में खाना ही नहीं बचा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ब्रेन भी ऐसी व्यवस्था करता है कि जब ब्लड लॉस हो रहा हो हमारी बॉडी से, तो जो हमारे लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारे लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन से हैं जल्दी से बताओ? लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी के मसल्स और स्किन। मसल्स क्या होती है? हाथ पैर हिलाने वाली जो स्केलेटल मसल्स है ना, नहीं जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तो मर थोड़ा जाएंगे, पड़े रहेंगे, है ना। तो मसल्स और स्किन ये सबसे कम इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं करे जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सबसे पहले ना मसल्स और स्किन में ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, ब्रेन ऐसी व्यवस्था करता है। आपने देखा नहीं, जो एनीमिक लोग होते हैं, जिनको खून की कमी होती है, उनको अक्सर थकान रहती है, वो लोग ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, थका थका फील करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि खून कम था, तो मसल्स में ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा कम हो गया, है ना। तो मसल्स में हल्का सा फैटिक रहता है। एनीमिक लोगों के अंदर स्किन का कलर पेल होता है, व्हाइटिश। क्यों? क्योंकि खून की कमी थी, तो ब्रेन ने क्या किया कि स्किन का ब्लड फ्लो डिक्रीज कर दिया, ताकि बाकी ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो नॉर्मल बना रहे। तो स्किन हमेशा पेल होती है, एनीमिक जिनको खून की कमी होती है उनकी स्किन ना थोड़ी सी व्हाइटिश होती है, इतनी पिंक नहीं होती हमारी तरह। वैम्पायर्स, वैम्पायर देखे कभी आपने? सफेद सफेद दिखाते हैं हमेशा वैम्पायर के चेहरे को, क्यों? व्हाइट व्हाइट। एडवर्ड कलन, वेला, डेमन, स्टीफन, है ना। तो स्टीफन के नाम पे 2-4 लोग खुश हो गए, अच्छा ऐसा। एनीवेज, तो ये वैम्पायर हमेशा व्हाइट क्यों दिखाते हैं? इनको खून की कमी है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे कहीं होते बेवकूफ लोग हैं। बेवकूफ बनाने का तरीका आप यहाँ मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है कि ये कौन है, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। तो भैया ये ना खून की कमी दिखाते हैं ना वैम्पायर को हमेशा व्हाइट व्हाइट, क्योंकि एनीमिक है, तभी तो खून पीते हैं। फिर आजकल तो गुड वैम्पायर बैड वैम्पायर भी शुरू हो गए। क्या छोड़ो, ये सब बकवास है। 2-4 तो अपने आपको वेयरवुल्फ समझ रहे हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं जो बता रहा था उस पर ध्यान दीजिए कि खून की कमी होती है तो चेहरा सफेद सा दिखता है, समझ गए बात को? मतलब पेल दिखता है, तो क्योंकि स्किन में ब्लड फ्लो डिक्रीज कर दिया जाता है। मसल्स में तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है। अच्छा, आपने फिल्मों में देखा है कभी? जैसे एक हीरो है, वो डिशुम डिशुम करके लड़ रहा है, 4-4 गुंडों को उठा उठा के फेंक रहा है और खूब लड़ाई चल रही है। अचानक उसे कोई गोली मार देता है, और जैसे उसे कोई गोली मारता है ना, वैसे उसे गोली लग जाती है। अब वो हर चीज स्लो मोशन में करने लगता है। गोली लगने के बाद
अरे गोली लगने, दो हीरो थे, एक हीरोइन थी, तो एक हीरो डिशम करता हुआ लड़ा और उसको गोली लग गई, एक को तो मरना पड़ेगा ना। तो अब वो जो एक हीरो मर रहा है, थोड़ी देर पहले तो खूब लोगों को पीट रहा था, मार रहा था, जैसे इसको गोली लगी हर चीज स्लो मोशन में कर रहा है, वो धीरे धीरे गिर रहा है, नीचे बैठ, अब मैं मर रहा हूँ, मरते मरते वो सबको मार देगा, फिर कहेगा आओ दूसरे हीरो अपना हाथ दो, हीरोइन तुम भी अपना हाथ दो, तुम दोनों शादी कर लेना, मैं जा रहा हूँ, खत्म गया, है ना। तो ऐसा जो होता है ना फिल्म में, उसका रीजन क्या है? वो स्लो मोशन में क्यों हो जाता है? अभी तो इतना तेज लग रहा था यार, गोली लगी और वो हर चीज स्लो मोशन में क्यों कर रहा है? उसका रीजन पता है क्या है? उसका खून बह रहा है। अब सुनो, खून बहेगा तो क्या होगा? एक बार आपका खून बहेगा तो आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन से हैं? मसल्स और स्किन। तो क्या होगा? मसल्स का ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। अब मसल्स का ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो मसल्स कम काम करेंगी ना, एनर्जी कंजर्व हो रही है बॉडी के अंदर। तो भैया ऐसा होता है, इसलिए वो है ना, ब्लड लॉस जब होने लगता है ना तो आदमी स्लो मोशन में आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये ब्लड फ्लो जो है चेंज हो सकता है, जनरली नहीं होता है, मतलब नॉर्मल स्टेज में रहता है, पर ये परसेंटेज जो है वेरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने कार्डियक साइकिल से रिलेटेड बहुत सारी बातें यहाँ पर पढ़ी हैं, और हमने ये भी समझा है कि कार्डियक साइकिल किस तरह चलती है, क्यों चलती है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करके समझने वाला टॉपिक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी की। आरआरआर, आरआरआर एंड में कर लें कि अभी करें? अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम आरआरआर कर लेते हैं, फिर हम ईसीजी पढ़ेंगे। यहाँ तक का तो पढ़ लें एनसीईआरटी में से। आप बताओ, मैं तो दोनों तरह से करा सकता हूँ, एंड में बहुत सारा हो जाएगा। बताओ क्या करना है? कंटिन्यू, या पहले आरआरआर, या दोनों में से जो आपको ठीक लगे। यहाँ तो मामला आधा आधा हो गया। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ तक का आरआरआर कर लेते हैं, चलो, फिर आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलो भाई। 49% ही तो थे, 51 कहाँ थे? तो पहले यहाँ तक का एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ब्लड ग्रुप्स तो हमने पढ़ लिए थे, है ना। आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज से। तो अब तक जो पढ़ा है उसका फटाफट एक आरआरआर करते हैं पहले। तो भाई दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, आपको पता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बताइए? ब्लड एक बड़ी ब्लड जो है ओपन स्पेसेस में पंप होता है, जिन्हें साइनसेस कहा जाता है। जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनविडा और कॉर्डेटा में होता है, उसके अंदर ब्लड हमेशा एक क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स में पंप होता है। ये ज़्यादा एडवांटेजियस होता है क्योंकि इससे हम फ्लो ऑफ ब्लड को ज़्यादा प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकते हैं, यानी जहाँ जैसा भेजना है वैसे। लिम्फ बाद में देखेंगे, ठीक है। सभी वर्टिब्रेट्स में एक मस्कुलर चैम्बर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश में ये 2 चैम्बर का होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में ये 3 चैम्बर्ड होता है, जबकि क्रोकोडाइल, एवीज और मैमल में ये 4 चैम्बर्ड होता है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मछलियों में जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, जो गिल्स में ऑक्सीजनेट होता है और बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होता है, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस हार्ट में आ जाता है। इसे दोस्तों सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है, ये मैंने आपको समझाया था। जबकि एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, स्किन से या लंग से या गिल से, डिपेंड करता है कौन सा जानवर है, और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है अदर बॉडी पार्ट से। लेकिन दोनों ही ब्लड जो है वो मिक्स हो जाते हैं, कहाँ? सिंगल वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो दोनों ही ब्लड जो है वो सिंगल वेंट्रिकल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो ब्लड कैसा पंप आउट होता है बताइए? मिक्स ब्लड पंप आउट होता है। पाइसिस कैसा ब्लड पंप करती है? इम्प्योर ब्लड हार्ट, है ना, पाइसियन हार्ट। जबकि रेप्टाइल और एवीज का हार्ट जो है वो मिक्स ब्लड पंप करता है। जबकि एवीज और मैमल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होते हैं, ब्लड पंप होता है बिना मिक्सिंग के। इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें थी यहाँ पर दी हुई हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें
जस्ट अ सेकेंड। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर चैम्बर भी कहते हैं। बार बार वही बात क्यों लिख रहा हूँ, इसमें एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, एक नेटवर्क ऑफ क्लोज वेसल्स होती हैं और एक फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट होता है। फिर बात कर रहे हैं हार्ट की। हार्ट जो कि एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, कहाँ सिचुएटेड होता है? थोरैसिक केज में सिचुएटेड होता है, बिटवीन टू लंग्स, टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। एक बंद मुट्ठी के साइज का ये होता है। इस पे एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम, और इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 छोटे चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं, नीचे वाले 2 बड़े चैम्बर क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है। बाद में एट्रिया जो होती हैं उनके बीच में एक छोटा सा मस्कुलर चैम्बर होता है जिसे हम इंटरएट्रियल सेप्टम कहते हैं, जबकि एक ज़्यादा मोटा थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। इनके अलावा सेम साइड की एट्रिया और वेंट्रिकल एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होती हैं, जो मस्कुलर और फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है ना। तो लेकिन ये भी सभी इन सेप्टा में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर एक ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग क्या करती है? अपनी साइड की एट्रिया को अपनी साइड की वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है। और एट्रिया और वेंट्रिकल की ओपनिंग के बीच में वॉल्व्स होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं इसमें, कस्प्स। और जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वॉल्व होता है जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ओपनिंग जो होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो किस में होती है? इसको भी देख लेते हैं। राइट वेंट्रिकल की पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल की आउटा में। वहाँ पर जो वॉल्व होते हैं, इन वॉल्व्स को हम सेमिलुनर वॉल्व्स कहते हैं। वॉल्व जो होते हैं ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी या आउटा में, और ये बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। हार्ट जो है पूरा कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो एट्रिया की वॉल से काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। इसके बाद ही लिखते हैं कि एक स्पेशल तरह का न्यूरोमस्कुलर टिश्यू या नोडल टिश्यू प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर। इसका एक पैच जो हमें मिलता है राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम के, उसे हम साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। और दूसरा जो हमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मिलता है हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास क्लोज टू द एवी सेप्टम से क्या कहते हैं? एवी नोड। ये दोनों आपको इस डायग्राम में यहाँ पे एनसीईआरटी के दिखाई देंगे। ये देखिए, इन्होंने ऐसे नोड को तो ऐसे बना दिया है कि वो यहाँ है, और एवी नोड को यहाँ बना दिया है। अब क्योंकि ये ओपन सेक्शन दिखा रहे हैं तो ये दीवारों में पाए जाने वाले इंटरनोडल फाइबर्स नहीं बना पाए हैं यहाँ, वो मैंने यहाँ बना दिए। वो दीवार में है ना, ओपन सेक्शन में कैसे दिखाई देंगे? फिर ये एवी बंडल है नीचे, जिसको हम बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं। ऐसे नोड एवी नोड, और ये है एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज, जहाँ से 2 बंडल ब्रांचें निकल रही हैं, और इन ब्रांचों से फिर छोटे छोटे रेशे निकलते हैं जिनको हम कहते हैं पर्किंजे फाइबर्स। इंटर एट्रियल सेप्टम किधर है? कोई पूछ रहा है यार, इसमें दिख नहीं रहा, अंदर है। ये हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना। क्यों कंफ्यूजिंग होता है? क्योंकि ऐसे ऐसे रखा बताया था मैंने। अब देखो इस डायग्राम में ये कॉर्डा टेंडिनाई दिख रहे हैं, ये कट सेक्शन है ना, ये कॉर्डा टेंडिनाई भी दिख रहे हैं, ये पढ़ाए थे मैंने आपको। और ये राइट एट्रियम है, ठीक है। और इसको देखो आप, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए ब्लड किस में जा रहा है? आउटा में। कैसे पता? यूँ पीछे से। और राइट वेंट्रिकल से किस में जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में, ये जा रहा, ठीक है। ये पोर्शन बेस और ये एपेक्स। एपेक्स से तो हम फील करते हैं, एपेक्स बीट जो यहाँ लेफ्ट साइड में फील होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे नोड और एवी नोड। इसके अलावा ये कहते हैं एक बंडल नोडल फाइबर्स की, इसको हम एवी बंडल कहते हैं, वो एवी नोड से निकलता है और एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होता हुआ ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इमर्ज होता है। लेफ्ट और राइट बंडल में, बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। बंडल के बाद इन्होंने ब्रांचेस नहीं लिखा है, इंक बचा दी। इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल। तो इसी का नाम है बंडल ऑफ हिज। फिर ये जो ब्रांचेस हैं, ये माइन्यूट फाइबर्स को मैं बता रहा था ना, राइज करती हैं, जिन्हें पर्किंजे फाइबर कहते हैं, जो दोनों वेंट्रिकलों की दीवारों में फैले होते हैं। दूसरी बात, नोडल मस्कुलेचर में एक्शन पोटेंशियल बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के जनरेट करने की ताकत होती है। इसे कहा जाता है ऑटो एक्साइटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो एक्साइटेशन। कितनी बार 1 मिनट में इंपल्स जनरेट होगी? नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड पर मिनट कुड बी वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। ऐसे नोड सबसे ज़्यादा बार जनरेट करता है इसको, 70 से 75 पर मिनट, इसलिए उसको बोलते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है। तो ये हो गई कुछ जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बातें। अब हम आते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से लिखी है भाई। जैसे मैंने क्लॉटिंग बहुत गंदे तरीके से समझाई थी ना, ऐसे कार्डियक साइकिल बहुत गंदे तरीके से समझाई। फिर भी एनसीईआरटी में लिखी, तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। आपको तो अच्छे से आ गई ना कार्डियक साइकिल, तो अब सीधी सीधी बात को घुमा फिरा के और कॉम्प्लेक्स बना के, कठिन बना के कैसे कहा जाए, वो आप एनसीईआरटी से सीख सकते हैं। मतलब बहुत सीधी सी बात है, उसको ऐसे घुमा रहे। जैसे आप ना किसी 5 स्टार होटल में जाओ,
तो वहाँ पे ना सब्जियों का मेनू बड़ा अजीब होता है, कभी खा के देखना। ऐसा नहीं होता कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, दाल फ्राई, दाल तड़का, मतलब अजीब-अजीब लैंग्वेज लिखा होता है। Delicate cottage cheese blended with khada masala and yellow gravy with a hint of lemon and tinge. Have you ever heard? 5 स्टार होटलों में ऐसा ना बहुत अजीब-अजीब सा मेनू होता है। Aromatic rice cooked with uh, non-spicy dal and with unpolished dal with light salt and a hint of mint. सीधा लिख देना यार खिचड़ी, है ना? तो वैसे ही इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट करके यहाँ कार्डियक साइकिल लिखी हुई है। छोटे से होटल में खिचड़ी लिखा होता है, ये पता नहीं कैसे लिखते हैं। तो वैसे ही इन्होंने कॉम्प्लिकेट करके लिखी है। चलो पढ़ लेते हैं। हमको याद करना पड़ेगा ये क्या कह रहे हैं। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक ए लुक। टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। तो भाइयों बहनों, इनकी जो कार्डियक साइकिल है वो जॉइंट डायस्टोल से शुरू हो रही है। हमने कहां से शुरू करी थी याद कीजिए? हमने शुरू करी थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, जबकि ये भैया अपनी कार्डियक साइकिल शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले जॉइंट डायस्टोल से। यानी आपको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ साथ के साथ बना दूं तो इनकी जो कार्डियक साइकिल है ना वो पॉइंट चौथे सेकंड से शुरू हो रही है। बहुत ही गंदे तरीके से कार्डियक साइकिल समझाइए, देखना। तो इनका टाइम जो है ना भाई वो ऐसे चल रहा है, 0 पॉइंट पहला, 0 पॉइंट दूसरा, तीसरा, चौथा। और आपको तो पता है कि 0.1 सेकंड में एट्रिया सिस्टोल करेंगे तो 0.2, 3 और 4 सेकंड में कौन सिस्टोल करेंगे? वेंट्रिकल्स। ये बातें तो आपको पता है। चलिए ये एट्रिया सिस्टोल है, तो नीचे वाला ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। चलिए, सो दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। यहां से ये अपनी कार्डियक साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ट्राइकस्पिड, और इस समय ना ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं जॉइंट डायस्टोल में। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से दोस्तों इनका मतलब पता है कौन से वाल्व है? एवी वाल्व्स। तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन और वीना कावा से लेफ्ट और राइट एट्रियम में आता है। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेट करके लिखा है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आता है थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ऐसे कौन लिखता है यार? पहले ऐसे लिख दो ना कि पल्मोनरी वेन और वीना कावा से लेफ्ट और राइट एट्रियम में आता है और वहां से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये कौन सा तरीका है लिखने का? मैं न्यूयॉर्क से मथुरा जाना है तो पहले मेरी न्यूयॉर्क से फ्लाइट दिल्ली आएगी, वहां से बस पकड़ के मथुरा जाऊंगा। मैं न्यूयॉर्क से मथुरा आया, पहले मैं दिल्ली उतरा, फिर वहां से मैं मथुरा आया। ऐसे क्यों लिखते हैं? ऐसे लिखो ना, न्यूयॉर्क से दिल्ली गया, दिल्ली से मथुरा गया। पता नहीं क्या कर रहा है। तो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वीना कावा फ्लोज इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। चलो मान लिया ये जॉइंट डायस्टोल था। और पता है जॉइंट डायस्टोल की कौन सी अवधि बता रहे हैं? जॉइंट डायस्टोल और डायस्टेसिस वाली, है ना? इस समय सेमिन्यूलर वॉल्व क्या होते हैं? बंद होते हैं। बिल्कुल भैया पता है हमें, इस समय सेमिन्यूलर वॉल्व बंद है। ऐसे नोड अब एक इंपल्स जनरेट करता है जो दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। यानी इतनी देर से तो ये बता रहे थे, ये अब ये यहाँ पहुंच गए पॉइंट पहले सेकंड पे। देखिए ये 0.4 सेकंड चल रहा था, 0.5, 0.6, 0.7, और अभी आ गए हैं 0.8 सेकंड के बाद 0.8। अभी यहाँ आ गए 0.1 वाले सेकंड पे कि इंपल्स बनती है तो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसे कहा जाता है एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल की वजह से जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा था वो 30% और बढ़ जाता है। यानी 70% तो यहाँ आ गया और 30% यहाँ आ जाता है। आगे लिखते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो कंडक्ट होती है वेंट्रिकुलर साइड में एवी नोड और एवी बंडल से, जहां से बंडल ऑफ फेज इसे पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल बता रहे हैं। इस समय एट्रिया क्या कर रहे होते हैं? डायस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तो एट्रिया क्या कर रहे हैं? डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो वेंट्रिकल के प्रेशर को इंक्रीज करता है, बिल्कुल करेगा, और क्या करेगा? इसकी वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, बाइकस्पिड मतलब एवी वॉल्व, उल्टा में ब्लड उल्टा जाने की कोशिश करता है तो वॉल्व बंद हो जाते हैं। लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर और इंक्रीज होता है और सेमिनल वॉल्व जो है वो खुल जाते हैं बिना आवाज के। तो जब एवी वॉल्व बंद हुए तो कौन सा साउंड आया? लब। फिर बिना आवाज के ये वाले वॉल्व खुल गए, जिसकी वजह से ब्लड जो है वेंट्रिकल से इन वेसल्स में फ्लो होने लगता है। इसके बाद वेंट्रिकल सब रिलैक्स होने लगते हैं, इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वहीं तो पहुंच गई है, जिसकी वजह से सेमिनल वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और बैक फ्लो रुक जाता है ब्लड का। लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर और गिरता है, जिसकी वजह से दोनों एवी वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व मतलब एवी वॉल्व, बिना आवाज के खुल जाते हैं। दे आर पुश्ड ओपन, जिसकी वजह से ब्लड जो है उसमें तेजी से एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आने लगता है। इसी को तो रैपिड इनफ्लो बोलते हैं। अब वेंट्रिकुलर एट्रिया अगेन जॉइंट डायस्टोल में जाते हैं, फिर वापस से ऐसे नोड एक नई पोटेंशियल जनरेट करता है और ऊपर वाला इवेंट फिर से होता है। थोड़ा और गंदे तरीके से समझाते ना यार। चलो जो भी तरीका था,
इसकी वजह से क्या होता है, sequential event in the heart which is cyclically repeated is called as cardiac cycle। मतलब कोई टीचर एनसीईआरटी से कह रहा है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये कार्डियक साइकिल है तो क्या करोगी, तो एनसीईआरटी बोलती कि मैं तुमसे कहूँगी इस बात को जरा घुमा फिरा के कहते, जरा तोड़ मरोड़ के कहते तो अच्छा होता। क्यों कहते यार, सीधे ही कह देते। पता नहीं एनसीईआरटी ऐसी बातें क्यों बोलती है। चलो भाई, तो कुछ लोगों ने गाने सुने हैं, पुराने गाने हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे जैसा मैं बता रहा था कि इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं और इसमें सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल। लो बताओ, पूरी बात खत्म हो गई, फिर से शुरू कर रहे हैं। ये जो हम पढ़ रहे थे ना वो कार्डियक साइकिल है, इसमें सिस्टोल डायस्टोल होते थे। इतनी देर से क्या पढ़ा रहे थे, और इसमें ना 72 बार होता है ये। इन्होंने क्या किया, पहले वाला पैराग्राफ बाद में लिख दिया, बाद वाला पहले लिख दिया। कुछ भी मतलब कॉपी पेस्ट करते हैं ना, पुरानी एनसीईआरटी काट के नहीं बना रहे। तो दैट मेनी साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट। इससे समझ में आया कि ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड। अभी बता रहे कि भाई अभी वापस आ गया नहीं पैराग्राफ, वेंट्रिकल जो है 70 ml ब्लड पंप करती है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कार्डियक आउटपुट आ जाता है। तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कितना आया ये, 5 लीटर्स। ठीक है, और बॉडी में एक एबिलिटी होती है टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। इसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट चेंज हो सकता है। तो मतलब कोई आदमी दौड़ भाग रहा है, एथलीट है, तो उसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा ऑर्डिनरी मैन से। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो ये जो वैल्यूज है ना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये सब चेंज हो सकती है। चलो एक क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज विल नेवर चेंज। इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, या इजेक्शन फ्रैक्शन। बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। और सिर्फ 46% बच्चों ने सही जवाब दिया। अरे भाई इसमें क्या था, सपोज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो कार्डियक आउटपुट तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों बढ़ जाएंगे। इजेक्शन फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। नहीं आई बात समझ में। एक्सरसाइज करते समय हम 120 में से 70 की जगह 100 पंप कर देंगे सपोज, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ईडी भी तो 120 रहेगा ना। अभी भी नहीं आ रहा समझ में। अब रेस्ट के समय उल्टा हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, पर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही रहेगा, चाहे एक्सरसाइज करो चाहे रेस्ट करो। ईडी भी कभी चेंज नहीं होगा और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि तो 120 रहेगा ना। कितने लोगों को समझ में आया, जिनको समझ में आया सिर्फ वही पोल में ट्रू बोलेंगे, जिनको समझ में आया सिर्फ वही पोल में ट्रू बोलेंगे। ईडी भी चेंज नहीं होगा। ये 8% 9% बच्चे, भाई तुम लोग क्या करते हो, पढ़ लिख के नहीं आते हो क्लास में। रेज हैंड करना, अभी पूछना इसमें क्या समझ में नहीं आया। भाई स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, ज्यादा ब्लड पंप करेंगे। चलो, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे कार्डियक आउटपुट के बारे में। फिर आगे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी इजीली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। कौन से साउंड, लब जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से एसोसिएटेड है, यानी कि एवी वॉल्व के, और दूसरा है डप जो क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व से एसोसिएटेड है। लास्ट लाइन लिखी हुई है, दीज साउंड्स आर ऑफ डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। आप कहेंगे ये क्या होता है, अब इस लाइन को समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। मैंने आपको जो हार्ट साउंड्स बताए वो दो थे, लब और डप, और फिर हमने एक ग्राफ भी बनाया जिसमें हमने देखा कि लब कब सुनाई देता है, क्यों सुनाई देता है, लब क्या होता है, डप क्या होता है, और लब और डप कैसे होते हैं ये भी हमने देखा। हमने देखा कि लब थोड़ा डल है, डब जो है वो ऐसा है ना। मतलब सुनेंगे तो लब ऐसे होगा, लब ऐसे टक, देर तक गूंज रहा है लेकिन तीखा नहीं है। दूसरा वाला टक शार्प है लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। तो इंटेंसिटी और टाइम का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इसको हम कहते हैं लब और डब। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड चलते हैं।
डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है ये जानने के लिए हमें एक एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे बताइए व्हाट इज अ मर्मर। मर्मर सुना है कभी वर्ड आपने? लबडब तो सुना होगा। ये मर्मर क्या होता है? कितने लोगों ने सुना है? जिन्होंने मर्मर वर्ड सुना है सिर्फ वही पोल में ट्रू बोलेंगे और कोई नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है साउंड्स जो है वो डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस के हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये मर्मर क्या होता है। चलिए, क्या होता है? एनी एबनॉर्मल हार्ट साउंड अदर देन लब एंड डप इज अ मर्मर। फिर से सुनिए, एनी एबनॉर्मल हार्ट साउंड अदर देन लब एंड डप इज अ मर्मर। अभी एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स क्यों सुनाई देती हैं बताइए? ड्यू टू एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, एनी एबनॉर्मल साउंड अदर देन लब एंड डप, ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड in an abnormal direction। अब फ्लो ऑफ ब्लड एबनॉर्मल डायरेक्शन में कब हो सकता है बताइए? या तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो, दिल में छेद हो जिसकी वजह से गलत डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे छेद है मान लो, यहाँ पे छेद है ना, या फिर वॉल्व में डिफेक्ट हो। आप कहेंगे वॉल्व्स में डिफेक्ट क्या हो सकता है? एनी एबनॉर्मल, कब? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या डिफेक्ट्स इन वॉल्व, दे कैन बी द रीजंस ऑफ मर्मर। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तो आप समझ गए कि भाई ये वाला या ये वाला वॉल्व जो है वो खराब है ना। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज समझ गए ना आप, एबनॉर्मल डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो रहा है। वॉल्व डिफेक्ट्स क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ। अब मान लीजिए किसी आदमी का ये माइट्रल वॉल्व खराब हो गया है, तो ऐसे खुलता बंद होता है ना माइट्रल वॉल्व, और कड़ा हो गया है, इसमें ना कैल्शियम जमा हो गया है। आप कहेंगे इससे क्या होगा? कैल्शियम जमा हो जाने की वजह से इसका वॉल्व जो है वो खराब हो गया है, खराब होकर सिकुड़ गया है। इसे हम कहेंगे माइट्रल वॉल्व में स्टीनोसिस हो गया है। स्टीनोसिस मतलब वॉल्व का सकरा हो जाना। तो ये वॉल्व खराब हो गया है, ना ये ढंग से खुलता है और ना ही ये ढंग से बंद होता है। जैसे बरसात में दरवाजे फूल जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो ठीक से खुलते हैं और ना ही वो ठीक से बंद होते हैं, है ना। तो अब ऐसे में क्या होगा? जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगी ना, तो ये माइट्रल वॉल्व ठीक से बंद नहीं होगा, और जब ये माइट्रल वॉल्व ठीक से बंद नहीं होगा तो पता है क्या होगा? जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी तो इधर से ब्लड बाहर तो पुश होगा, इधर से बाहर से निकलेगा ब्लड, तो ब्लड की एक पिचकारी उल्टी ऐसे छूट जाएगी। समझ में आई बात? और इसके उल्टे डायरेक्शन में लीक होने से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मर्मर। इसी तरह से अगर किसी का ये वाला वॉल्व खराब है, देखिए ये वाला वॉल्व से ब्लड बाहर तो निकलेगा, लेकिन एक पिचकारी उल्टी छूट जाएगी ऐसे, और इसके उल्टा छूटने से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, उस साउंड को हम कहते हैं मर्मर। तो आपको अगर मर्मर कैसे सुनाई देती है? लब तो ऐसे, डब ऐसे। मर्मर पता कैसे सुनाई देती है? ऐसे। आवाज आ रही है नहीं आ रही? थोड़ा जोर से सुनाते हैं। लब ऐसे, डब ऐसे, और मर्मर ऐसे ऐसे। फिर सुनो, मर्मर ऐसे सुनाई देगी, जैसे कुछ घिस रहा है, कुछ घिसने का साउंड। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है लब और डब से, है ना। कारपेंटर, बॉम्बे याद आ गया। तो ये कहलाती है मरमर। तो भैया मरमर जो है, अब इसी तरह से यहाँ पे भी मरमर हो सकती है। सोचो किसी का अगर ये वाला वॉल्व खराब है, ये कौन सा वॉल्व है? आयोटिक सेमिलुनर वॉल्व। अगर किसी व्यक्ति का आयोटिक सेमिलुनर वॉल्व खराब है, तो जब उसकी वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेंगी तो ब्लड उल्टा अंदर घुस जाएगा, यहाँ से नहीं घुसना चाहिए पर घुस जाएगा। ये वाला वॉल्व खराब है, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, तो डायस्टोल के दौरान ब्लड अंदर लीक हो जाएगा। तो ब्लड के एबनॉर्मल डायरेक्शन में लीक होने की वजह से जो साउंड हमें सुनाई देता है वो कहलाते हैं मरमर। तो आपने देखा हार्ट साउंड डिफरेंट थी और वो घिसने का साउंड डिफरेंट था ना। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस मतलब समझे आप क्या होता है? डायग्नोसिस, जांच, ताकि पता लग सके कि कौन सा वॉल्व खराब है, क्या खराबी। इसलिए इन साउंड्स को सुना जाता है, हार्ट साउंड्स को। और हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुने जाते हैं, लिनैक ने इन्वेंट किया था। आप लोगों ने देखा होगा सीने पर स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर हार्ट साउंड सुनता है, लेकिन दोस्तों जब वो सीने पर स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट साउंड सुनता है उस वक्त, लेकिन आपने देखा होगा वो सीने पर स्टेथोस्कोप लगा के आपको ऐसे भी कहता है सांस लो, गहरी गहरी सांस लो। उस समय वो हार्ट साउंड नहीं सुन रहा है, उस समय वो आपके लंग्स में जो हवा आती जाती है ना, उसको देख रहा है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो हार्ट साउंड सुनने के लिए आपको सांस लेने के, गहरी गहरी सांस लेने को नहीं बोला जाता है। स्टेथोस्कोप दो मेन चीज़ों के लिए यूज होता है, वैसे तो और भी चीज़ों के लिए, पर दो मेन चीज़ें क्या है? एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर फ्लो आने जाने के लिए, उसका साउंड सुनने के लिए कि एयर फ्लो का साउंड नॉर्मल है या नहीं है ना। उस वक्त वो कहता है आपसे सांस लो, गहरी सांस लो। और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, जब वो हार्ट साउंड वगैरह जब वो पीठ पे रख के सुनता है तो भी वो आपकी ब्रेथ सुन रहा है, सीना तो आगे है ना, जनरली लंग्स थोड़ा सा पीछे से अच्छे सुनाई देंगे। चलिए, तो ये हो गया डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस वाली बात।
तो हमने देखा कि मरमर क्या होती है, एनी एबनॉर्मल हार्ट साउंड अदर देन लव एंड डब इज नोन एज अ मरमर। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी के बारे में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना भाइयों, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है लिखा है ना, ईसीजी, ये दरअसल मशीन का नाम है, और जो रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये एनसीईआरटी लिखने वाले इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, बात तो उन्होंने सही लिखी है कि ग्राफ मशीन है और ग्राम रिकॉर्डिंग है, फिर यहाँ पे ईसीजी क्यों लिख दिया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है ईसीजी, जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म होगा ईसीजी मशीन। नहीं आई बात समझ में? यार जिंदगी में कभी मशीन देखी हो तो बताओ, खुद करवाने जाते, करा थोड़ी है कभी किसी का ईसीजी। मैंने कहा ना आपको, हमारे देश की ट्रेजिडी है कि जो स्मार्ट लोग हैं वो कभी टीचिंग में कम आते हैं, आए तो देश का ज़्यादा भला हो, ऐसा मेरा मानना है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के ब्रैकेट में जो ईसीजी लिखा हुआ है वो दरअसल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, समझे बात को? ग्राफ तो मशीन को कहते हैं, और जो रिकॉर्डिंग होती है उसे ग्राम कहते हैं। अब इनको तो ये पीपी करने में मजा आ रहा है, बस यही लेवल है इनका। देखो ना क्या करें, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टीवी शो। बैठ के बस ये ना टीवी शो देखते हैं, सरकारी नौकरी मिल गई है ना इनको, अभी सरकारी नौकरी में काम वाम करना नहीं है, टीवी देख रहे हैं बैठ के, वैम्पायर डायरी देखते हैं दिन भर बैठ के, और यहाँ पे पढ़ते लिखते गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं दिन भर बैठ के, नालायक कहीं के। पबजी खेलोगे तो ये लिखोगे, देखो आपने ऐसा सीन देखा है, मॉनिटर पे वोल्टेज आ रहा है, पी 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 पी, एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट। क्या फालतू बात लिखी है, थोड़ा ढंग से, इतना तो छोटा बच्चा भी समझता है, कुछ टेक्निकल बात बताओ साहब। ये पी क्या कर रहे हो यहाँ? चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे ईसीजी। लेकिन दोस्तों ईसीजी पढ़ने के लिए 20 मिनट काफ़ी नहीं होंगे, 1 घंटा तो लगेगा, और अभी हमारे पास 20 मिनट ही बचे हैं। तो हम ना ईसीजी स्टार्ट करेंगे, पर पहले हम और चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर। ईसीजी के बाद एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन दी हुई डबल सर्कुलेशन और आर्टरीज और वेन्स के बारे में, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा ब्लड प्रेशर के बारे में बता देता हूँ जो इन्होंने यहाँ नहीं दिया है। तो आज के लिए इतनी एनसीईआरटी काफ़ी है, हम वापस अपने उस पर आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे उसमें, मॉड्यूल यानी ब्लड प्रेशर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर, बची हुई एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे, पढ़ाना बंद नहीं किया है, भागना मत। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं कि ये ब्लड प्रेशर आखिर क्या है। देखो, जो हमारा हार्ट है, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी आर्टरीज के बारे में, पहले एक जनरल बात सुन लीजिए फिर आते हैं उस पर। देखो होता क्या है कि ब्लड वेसल में भरा हुआ ब्लड, ब्लड वेसल में भरा हुआ ब्लड, जैसे ये ब्लड वेसल है, इसमें भरा हुआ ब्लड वेसल की वॉल पर जो प्रेशर लगाता है, इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 3 तरह की ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कैपिलरीज तो ऑर्गन के अंदर होती हैं, तो उनमें तो डायरेक्टली प्रेशर नापा नहीं जा सकता। वेन्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में कि प्रेशर दरअसल नेगेटिव होता है। अब बच गई क्या, आर्टरीज। तो ये कहना ज़्यादा सही होगा कि आर्टरीज में भरा हुआ ब्लड, आर्टरीज में भरा हुआ ब्लड आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर लगाता है, आर्टरीज में भरा हुआ ब्लड आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर लगाता है, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक बात और, आर्टरीज में ऐसा कभी नहीं होता कि आर्टरीज कभी भी पूरी तरह से खाली हो जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि आर्टरी में कुछ ब्लड हमेशा रहता है, आर्टरीज कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होती, है ना, क्योंकि कुछ प्रेशर तो हमेशा रहेगा, कुछ ब्लड हमेशा है तो कुछ प्रेशर भी हमेशा रहेगा। तो ये प्रेशर, आर्टरीज में कुछ ब्लड हमेशा होता है तो कुछ प्रेशर हमेशा होता है, ये प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर मर्करी। फिर जब वेंट्रिकल्स स्टोल करती है तो एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आर्टरीज, स्ट्रोक वॉल्यूम, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ना वो आर्टरीज में पुश होता है, तो इससे आर्टरीज के ब्लड का वॉल्यूम और बढ़ जाता है, और आर्टरीज में प्रेशर भी बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ के कितना हो जाता है, 120। फिर जब ये ब्लड का रिला आगे निकल जाता है तो प्रेशर गिर के फिर कितना रह जाता है, 80। यानी आर्टरीज के अंदर 80 प्रेशर तो हमेशा रहता ही है। इस वक्त वेंट्रिकल क्या कर रही है बताओ, इस वक्त वेंट्रिकल्स कर रही है डायस्टोल, तो आर्टरीज में 80 प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, इस वक्त वेंट्रिकल डायस्टोल कर रही है। फिर जब वेंट्रिकल सिस्टोल करती है तो आर्टरीज में एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड आता है और प्रेशर बढ़ के 120 हो जाता है, ये कहलाता है सिस्टोलिक। तो ऐसे लिखते हैं ब्लड प्रेशर को, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। तो ये आर्टरीज में इसका मतलब 80 प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, बीच बीच में बढ़ के वो 120 हो जाता है, फिर कितना रह जाता है, 80। तो इस तरह से चल रहा है प्रेशर, 120/80, 80 से नीचे नहीं जाता है। ठीक है, 80 प्रेशर तो रहता है, ये बीच बीच में बढ़ के 120 हो जाता है। तो मिनिमम प्रेशर 80 रहता है, मैक्सिमम कितना होता है, 120, 80, 120, 80, 120, इस तरह चलता रहता है। ये कहता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे ब्लड का वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है ना। ब्लड वेसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वेसल की वॉल के अंदर जो स्मूथ मसल का लेयर होता है, अगर ब्लड वेसल की वॉल के अंदर जो स्मूथ मसल का लेयर होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो, तो इससे क्या होगा, ब्लड वेसल की वॉल में जो स्मूथ मसल का लेयर है अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इससे ब्लड वेसल की वॉल ब्लड पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, तो ब्लड भी वेसल की वॉल पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा,
ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उससे भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ल्यूमेन नैरो हो जाएगा। कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो वेसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं, कई हार्मोन जो है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ें ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। इसके अलावा क्या होता है, एज बढ़ने के साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे गुस्सा आता है, डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, तो भी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है ना। तो ब्लड प्रेशर, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, हार्ट जोर से ब्लड को पंप करता है, तो स्ट्रोक जनरली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है हमारा ये एक रेंज में चलता है 120/80, जैसा मैं बता रहा था। पहली बार घोड़े में हिल्स ने नापा था ये, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कम हो जाएगा तो भी हो सकती है। तो ये हम पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में। फिलहाल मैंने आपको बताया सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो ये तो ब्लड प्रेशर के बारे में थी बात। एक चीज़ और जो आपको मैं बताऊंगा वो है पल्स। आपने ये भी सुना होगा पल्स। ये पल्स क्या होती है, आपने अक्सर फील किया होगा कुछ जगहों पर जब आप हाथ रखते हैं बॉडी में, जैसे यहाँ, तो अचानक कुछ फील होता है ऐसे 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 ऐसे, जैसे उंगली पे आके कुछ टकरा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या आके टकरा रहा है, जैसे ये जो हमारी आर्टरी है ना, ये आर्टरी, इस आर्टरी को हम कहते हैं रेडियल आर्टरी, जो इधर हाथ में जा रही है। तो सपोज मान लो कि ये रेडियल आर्टरी है और ये इसमें ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन है, और ये मेरी फिंगर है ऊपर सर, और ये स्किन है ऊपर, स्किन। तो रेडियल आर्टरी और ये रेडियल आर्टरी के ऊपर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये स्किन है। अब फिंगर तो हम स्किन के ऊपर रखेंगे ना, तो ये मैंने अपनी फिंगर यहाँ पे स्किन के ऊपर ऐसे यहाँ रखी हुई है। तो क्या होता है, अभी मेरी फिंगर को कुछ फील नहीं हो रहा है। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है तो मेरी फिंगर को कुछ भी फील नहीं हो रहा है, लेकिन जब वेंट्रिकल में डायस्टोल जब हो रहा है, जब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है तो मेरी फिंगर को कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे प्रेशर कितना है, 80। फिर जब मेरी वेंट्रिकल सिस्टोल करती है तो यहाँ पे एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड पुश होता है, यहाँ अंदर एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है। इस एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड के यहाँ अंदर पंप होने की वजह से यहाँ ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ब्लड की वॉल पे, ब्लड वेसल की वॉल पे देखो आप, ज़्यादा प्रेशर लगाता है। तो आर्टरीज की वॉल इलास्टिक होती है, इस ज़्यादा प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज की वॉल ऐसे थोड़ा फूल जाती है। और जब आर्टरी की वॉल ऐसे फूलती है ना, तो वो स्किन के नीचे से फिंगर के ऊपर ऐसे आकर टकराती है। तो ये स्किन के नीचे से ये आर्टरी की वॉल जो है वैसे फूलती है और ऐसे आकर टकराती है, तो ये हमें फील होती है, इसे हम कहते हैं पल्स। तो बताइए पल्स किस समय फील होती है, जब वेंट्रिकल में हो रहा होता है सिस्टोल। जब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा होता है तो हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा होता, पर जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तो एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड आता है, जिसकी वजह से आर्टरी की वॉल उस एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड को झेलने के लिए डिस्टेंड करती है, फूलती है, और ये हमें फिंगर के नीचे से ऐसे टकराती है हमसे, और हमें फील होती है। फिर ये ब्लड का रेला जब आगे निकल जाता है ऐसे, तो ये एरिया फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे आगे निकल गया ये पल्स पूरी आर्टरी में से। वेव ऑफ, क्या है पल्स? पल्स इज अ वेव ऑफ डिस्टेंशन which is propagated in the wall of arteries during ventricular systole. Because during ventricular systole, additional amount of blood is pumped inside the arteries. सुनिए, it is a wave of distension propagated in the wall of arteries during ventricular systole. क्योंकि during ventricular systole, additional amount of blood is pushed into the arteries. This additional amount of blood exerts additional pressure on the wall of the arteries. To adjust to this additional pressure, the wall of the arteries distend, producing a wave of distension called as pulse. पल्स ऐसे आगे निकल गई, ऐसे जैसे टॉम एंड जेरी देखा है कभी, चूहा पाइप में घुस गया, बिल्ली भी पाइप में घुस गई, चूहा तो पाइप में ऐसे ऐसे एक वेव ऑफ डिस्टेंशन आगे पास हो गई, है ना। तो ये कहलाती है पल्स। तो pulse is a wave of distension which is propagated into the walls of the arteries during ventricular systole. Because during ventricular systole, additional amount of blood is pumped inside the arteries, and to adjust to the pressure which is exerted by this additional amount of blood, the wall of the arteries distend, thereby producing a wave of distension in the wall of the arteries along with the flow of blood. ठीक है, इसको हम कहते हैं पल्स। अच्छा, इसका मतलब जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार पल्स फील होगी। क्या वो समझ में नहीं आया, क्या बोला, हिंदी में बोलूं? नाड़ी यानी पल्स क्या है? नाड़ी यानी कि पल्स धमनियों की भित्ति में विस्तारण की एक तरंग है जो रक्त के प्रवाह के साथ आगे की ओर प्रक्षेपित होती है निलय संकुचन के समय। क्योंकि निलय संकुचन के समय अतिरिक्त मात्रा में रक्त धमनियों की गुहा के अंदर प्रवेश करता है, और इस अतिरिक्त मात्रा में रक्त प्रवेश के कारण धमनियों की भित्ति पर अतिरिक्त मात्रा में दाब लगता है, और इस दाब के कारण धमनियों की भित्ति में विस्फारण होता है, और यही विस्फारण आगे की ओर प्रक्षेपित हो जाता है रक्त के प्रवाह के साथ। इसे कहा जाता है नाड़ी यानी कि पल्स। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि पढ़ लो भैया, टाइम हो रहा है खत्म। तो ये थी पल्स, ठीक है। तो वापस आते हैं। सो दिस इज अबाउट द पल्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट,
जिस वक्त वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है उस वक्त हमें पल्स फील होती है, और जिस वक्त वेंट्रिकल में सिस्टोल नहीं हो रहा होता उस वक्त हमें पल्स फील नहीं हो रही होती। ठीक, इसका मतलब जितनी बार वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी उतनी बार पल्स फील होगी। इसका मतलब हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट। तो हम पल्स फील करके पता लगा सकते हैं कि हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि पल्स रेट क्या चल रही है, हार्ट रेट क्या चल रही है। हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट जनरली, है ना। तो दिस वाज अबाउट द पल्स। नाउ पल्स प्रेशर क्या होता है? नाउ अनदर थिंग इज पल्स प्रेशर। देखिए, पल्स प्रेशर का न्यूमेरिकल फार्मूला तो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक होता है, यानी 120 माइनस 80 यानी कितना, 40। बट ये तो फॉर्मूला हो गया। हाउ विल यू डिफाइन पल्स प्रेशर? सी, एज लॉन्ग एज द प्रेशर वाज 80 हमें कोई पल्स फील नहीं होती। जब तक प्रेशर आर्टरीज के अंदर 80 था, क्या हमें कोई पल्स फील हो रही थी? नहीं। फिर जब वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया तो एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ आर्टरीज के अंदर पंप हुआ। तो जब एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड आर्टरीज के अंदर पंप हुआ तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा आर्टरीज की वॉल पे, और प्रेशर बढ़ के 120 हो गया, और तब हमें पल्स फील हुई। सो द एडिशनल प्रेशर व्हिच जनरेट्स अ पल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज नोन एज पल्स प्रेशर। नहीं है बात समझ में? एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू जनरेट अ पल्स, कितना है वो? 80 प्रेशर तक तो कोई पल्स फील हुई नहीं थी। 80 में हमने जब 40 जोड़ा तो हमें पल्स फील हुई। सो द एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट जनरेट्स अ पल्स इज नोन एज पल्स प्रेशर। और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 120/80 पल्स प्रेशर। और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 120/80। ठीक है भाई, तो ये तो थी यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में बात, जो स्पिग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। छोटे जानवर की पल्स रेट ज्यादा होगी छोटे साइज के इंसान की बड़े से, क्यों ज्यादा होगी इसका रीजन आपको पता ही है, बीएमआर। डाउट्स ले, चलो डाउट्स ले लेते हैं। मैंने डाउट्स और रेज हैंड खोल दिया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी आपको पढ़ के आना ही आना है अगली क्लास में। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से डाउट्स ले लेते हैं।